एक साइड वो चल रहा था, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म्स, कॉरपोरेट फिल्म्स, ये सब कुछ चल रहा था। और साथ में ही लोगों से मिलना शुरू था, फिल्में लिखना शुरू था कि मुझे अगर प्रोड्यूसर मिले तो मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं ऐसा नहीं है ना कि ऊपर वाले ने जो स्कीम बनाई थी कि इसको स्टोरी टेलर बनाना है, फिल्म मेकर बनाना है, नोवेलिस्ट बनाना है, मैं वो न बन के मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक्स में हूँ। अमरकंटक तो मैं एक्टिवा लेके 4 बार गया हूँ। अरे उस उबड़ खाबड़ रोड में आप एक्टिवा लेके अमरकंटक चले गए? बिल्कुल, ऊपर चढ़ाई पे। यार बस्तर तो जान है अपनी यार, छत्तीसगढ़ की। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोग है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो प्रकृति है यार, अमेजिंग। मतलब बड़ा अच्छा माहौल है, ये ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल, और ये तालाब के किनारे हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी। कहानी वही जो दिल को छू जाए, और संवाद वही जो दिमाग में बस जाए। और जोगी टेल्स में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही कहानियों से जिनकी यात्रा किसी कहानी से कम नहीं होती। और आज हमारे साथ है डॉक्टर विकास राज पोपट सर, जिनकी कहानी के बारे में हम क्या कहें। फिल्म निर्माण से इनके जीवन की शुरुआत हुई और आज शिक्षा जगत में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। कभी अपने विचारों को पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया, तो कभी कैमरे के पीछे रहकर फिल्मी दुनिया में एक किरदार निभाया। और आगे की कहानी उनके ही शब्दों में हम सुनना चाहेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास सर जोगी टेल्स में। नमस्ते ऐश्वर्य, नमस्कार। नमस्कार। और जोगी टेल्स के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बता दीजिए, जिससे उन्हें समझ में आए कि फिल्मी दुनिया में आप किस तरह से अपने किरदार में हैं। क्या किरदार में था वैसा कह सकते हैं जी। यात्रा की शुरुआत से शुरू करें अगर हम, तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो गुजरात में जूनागढ़, जिसको एशियाटिक लायन गिर से पहचाना जाता है, उस एरिया से मेरा बर्थ वहाँ पे हुआ था। और वहाँ से फिर जैसे पढ़ाई के दौरान गांव में रहना, 12th तक ये सब कुछ हुआ। तो मैं जिस कास्ट से, गुजरात में जिस कास्ट से हूँ ना, उस कास्ट में ऐसा एक माहौल है काइंड ऑफ कि सभी मेरे कास्ट के लड़के जो होंगे ना, वो सब लोग सीए बनेंगे। अच्छा। अकाउंट के मास्टर होंगे, सीए बनेंगे, या अपना व्यापार करेंगे। हम व्यापारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, मेरा फैमिली जो है वो। तो मुझे भी 11वीं 12वीं में कॉमर्स लेने के लिए बोला गया, और तब इतनी समझ नहीं थी कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, कॉमर्स कर लेते हैं। बट द मोमेंट मैं कॉमर्स में एंटर हुआ ना, मुझे ये समझ में आने लगा कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये अकाउंटेंसी नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये फाइनेंस वाला चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो और उससे पहले 8, 9, 10th था, तो मैं बहुत सारी अलग अलग ऐसे राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, फिर जो एलोकेशन की जो कंपटीशन, उन सब में कुछ 30-40 मेरे सर्टिफिकेट होंगे। और मैं स्टेट तक में गया था मैं एलोकेशन में। तो ऐसा था कि क्रिएटिव राइटिंग पसंद थी, किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, नॉवेल्स पढ़नी अच्छी लगती थी, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स पढ़ना अच्छा लगता था, सप्लीमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता था। तो फिर 11वीं 12वीं में आते आते एक नेगेटिव चीज़ से मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट मी एक्चुअली। अच्छा। कॉमर्स करते करते ये पता चला कि मुझे कॉमर्स का मैं इंसान हूँ नहीं। तो मैं हूँ किसका इंसान, वो फिर भी कोई जवाब नहीं था। मेरी कजिन सिस्टर थी, वो गुजराती लिटरेचर में बीए कर रही थी। तो वो अपने गुजराती लिटरेचर में क्या क्या आता है उसके बारे में वो मुझे बात करेगी, और उसमें पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर से वो चीज़ें आती थी। तो मैं वो कैरेक्टर समझ सकता था, उससे बात करते करते नहीं, वो कुछ एक ज्ञान हो अपने में, अंदर से ही कुछ आता हुआ ज्ञान हो कि
ऐसी कहानी होती है, ये सब कुछ मैं बातें करता था। तो मुझे समझ में आया कि मुझे जाना चाहिए आर्ट्स में। अब मैंने बताया घर पे रिलेटिव्स जो जिनका एक इन्फ्लुएंस होता है परिवार में, उन सबको, तो सब लोग मुझे मेरी तरफ ऐसे देखने लगे, घूरने लगे कि एक ऐसा माहौल था कि आर्ट्स कौन करे, लड़कियां करे, कॉमर्स कौन करे, लड़के करे। तो मैंने कहा अगर आप लोग बोल रहे हो कि कॉमर्स करना है मुझे, तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, अब मेरा हो गया, आई एम डन, मैं पढ़ूंगा ही नहीं आगे, तो क्योंकि ये मेरे पल्ले आता ही नहीं है। मैं क्लास में जाऊँ, मैं वहाँ क्लास में इन्वॉल्व ना हो सकूँ, ध्यान न दे सकूँ, वरना एक अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा यानी बहुत ब्राइट था ऐसा कुछ नहीं था, बट ठीक ठाक था मैं पढ़ाई में। तो मैंने तो बस रिवॉल्यूशन के मूड में आ गया कि अब नहीं करेंगे, तो फिर अब आर्ट्स ही करेंगे। तो पता नहीं, लोगों ने मुझे डराना चाहा था कि उस टाइम का एजुकेशन में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, आई डोंट नो। तो मुझे बोला गया कि अगर 12वीं में कॉमर्स है तो आप आर्ट्स में नहीं जा सकते, बीए नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने कहा बस, तो अपना रास्ता यहाँ पे हो गया, दी एंड। अब आगे क्या करेंगे पता नहीं। पापा का शॉप था, तो उस शॉप को चलाने लगा, मैं बैठ गया उस शॉप पे कि अब इस शॉप को चलाते हैं। उतने में किसी ने मुझे बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तू कर सकता है बीए। तो मेरा 1 साल का 12वीं के बाद एक गैप आ गया, और उस गैप के बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया। अब बीए में एडमिशन लिया ना, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहा हूँ। गुजराती मीडियम का बच्चा था, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहा था। तो मैं एक्साइटेड था कि शेक्सपियर की टेक्स्ट पढ़ूंगा, वर्ड्सवर्थ को पढ़ूंगा, सेली को पढ़ूंगा, सबको पढ़ूंगा, सबकी टेक्स्ट पढ़ूंगा, उनकी पोएट्री पढ़ूंगा, उनकी नॉवेल्स पढ़ूंगा। मैं एक्साइटेड था अंदर से, है ना। अब जिस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ, उस कॉलेज में मैंने जाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पढ़ाई में ऐसा होता था कि आप जाके बैठ जाओ और आपको क्वेश्चन आंसर मोड में पढ़ाते थे कि लिखो बच्चे क्वेश्चन 1। अच्छा। हाँ, यानी टेक्स्ट रह गया साइड में, किसी ने टेक्स्ट देखा ही नहीं, और उसके जो सीधे सीधे आंसर है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस टेक्स्ट के, वो लेके पढ़ाई शुरू हो गई। तो 2-4 दिन तो बड़ा असहज लगा मुझे कि यार मैं तो एक तरफ कुआं है, अब ये खाई आ गई है, ये तो क्या हो गया। तो पर था थोड़ा अंदर से उस तरह का वो रिवॉल्यूशन बोलो कि जो बोलो, वो था अंदर। तो मैंने अपने टीचर्स को ओपोज किया और मैंने कहा कि देखिए क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे, आप हमें पढ़ाइए टेक्स्ट, और पूरा टेक्स्ट मान लो 400 पन्ने का नोवेल है तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, शेक्सपियर का प्ले है 150 पन्ने का, 200 पन्ने का, तो पूरा टेक्स्ट नहीं आप हमें पढ़ा सकते है ना, बट आप इतना तो पढ़ा सकते हो ना कि उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2 पेज ले लिया, फिर 25 पेज स्किप कर दिया, फिर 28-29वें पेज पे आप जाके पढ़ाई करवाओ। तो मैं ये डिमांड किया, तो वो डिमांड सुन के उन लोगों को लगा कि यार ये तो क्या मांग रहा है, उनको कुछ आउट ऑफ सिलेबस बात जाने लगी उनके लिए। तो वो बोले कि नहीं, यहाँ ऐसे ही पढ़ाई होती है, और आप क्लास में कैसे पढ़ना है, क्या टेक्स्ट पढ़ना है उस समय का, 16वीं शताब्दी का इंग्लिश कैसे समझ में आएगा। तो मैंने कहा वही तो समझने तो आए हैं, वही तो सीखने आए हैं हम लोग कि 16वीं शताब्दी का इंग्लिश कैसा था। आज का इंग्लिश भी हमें ठीक नहीं पता है अभी, बट उस टाइम का इंग्लिश हमें सीखना है। तो बोले कि बच्चों क्या करना चाहते हो, तो सब लोग बोले कि नहीं आप ठीक ही कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर हम लोग एग्जाम अच्छा दे देंगे, वो वाला हो गया पढ़ाई। तो सब लोगों का भी राय यही था, टीचर्स को भी वही पढ़ाना था। तो मैंने कहा भाई अपना तो वापिस से है ना पढ़ाई लिखाई स्टॉप करने का टाइम आ गया। उसी दिन क्लास से बाहर निकल के मैंने 2-4-5 लोगों से पूछा कि यहाँ अटेंडेंस का क्या सीन होता है। तो बोले अटेंडेंस का कुछ होता नहीं है, आप सीधा एग्जाम देने पहुंच जाओ तो भी चल जाता है। मैंने कहा बस तो फिर बढ़िया है। कैंटीन था अच्छा सा कॉलेज का, मैंने कहा बस अब ये मेरा कॉलेज है, क्लास मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। और मैं जाके टेक्स्ट जितना खरीद पा सकता था उतना खरीद लिया मैंने, टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया। और भाई साहब शेक्सपियर के प्ले का एक पेज हो ना, उसमें से निकले 60, 70, 80 शब्द
जिसका मुझे मीनिंग पता नहीं है। डिक्शनरी तो बहुत पहले से बसा के रखी थी, तो वो डिक्शनरी में मीनिंग देखता रहूं और बुक्स में लिखता रहूं कि इस वर्ड का मीनिंग ये, इस वर्ड का मीनिंग ये, और स्ट्रगल करूं और बाकी मजे करूं, है ना। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि कैंटीन में बस सब लोग जाए क्लास में, मैं कैंटीन में अकेला बैठा हूँ, सब लोग उनका रिसेस टाइम हो, कैंटीन में आ जाए, दोस्तों से मिलूं, चाय वाय पीऊं, मजे करूं। तो ऐसे ही मेरा कॉलेज जा रहा था। उसी दौरान, ये फर्स्ट ईयर था कॉलेज का, उसी दौरान जिंदगी में दो ऐसी बड़ी चीजें हुई जो जिसने, मैं कह सकता हूँ कि जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। क्या थी वो दो चीजें? एक, मुझे इंसान मिले जिस इंसान ने मुझे ओशो से इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। और वही इंसान थे जो मुझे समझ रहे थे। वो भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे कि टेक्स्ट पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन आंसर एग्जाम के टाइम पे कर लेना चाहिए, वो ठीक है, बट नॉलेज इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन दी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। कि आप बस एंटर हुए, 6 महीने बाद, 1 साल बाद एग्जाम है, बट आज से ही बस लग जाओ कि मैं क्या आंसर लिखूंगा। वो आंसर लिखेंगे यार, पहले नॉलेज तो ले लूं। जी। तो उनके पास से वो चीजें मुझे मिलना शुरू हुई। तो ओशो से आपने, ओशो की बात की आपने अभी, ओशो से जुड़कर कैसा मतलब रहा सफर उसके बाद का? ओशो से मिलना, जैसे मैंने बताया कि वो लाइफ चेंजिंग चीज़ था। और मैं आपको थोड़ा टाइम लेके ये भी बताना चाहता हूँ कि वो पहला जो एनकाउंटर है ना ओशो के साथ, अच्छा, वो कैसा खतरनाक था। मैं, वो जो भाई साहब थे उनके रूम पे गया, तो वो बैठ के ओशो सुन रहे थे। मैंने ओशो का नाम नहीं सुना था, ओशो को नहीं सुना था कभी, और वो सुन रहे थे। तो मैं जाके चुपचाप बैठ गया कि चलो कुछ अच्छी बात हो रही है। तो आधा घंटा 1 घंटा हुआ ना, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं सो जाना चाहता हूँ। रात को मैं गया था 8-9 बजे उनके रूम पे, तो मैं सो जाता हूँ, अब हम कल मिलते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे थोड़ी देर और बैठ के ये सुनना है, तो मैं बैठ के सुनता हूँ, आप सो जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सुन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सुनता रहा 9 बजे से लेके रात को 3-4 बजे तक मैं सुनता रहा। एक के बाद एक डिस्कोर्स आते गए ओशो के, मैं सुनता गया। और ये 9 से 4 में ये जो 7-8 घंटे का जो टाइम है ना, उस 7-8 घंटे में कम से कम 3 घंटा ऐसा रहा होगा कि जिसमें मेरी आंखों से पानी जा रहा है, आंसू बह रहे हैं। अच्छा। मैं रोया हूँ उस रात को, पूरी रात को रोया हूँ। तो मैं सुन रहा था, पता नहीं क्या परतें मेरे अंदर से खुल रही थी। तो ये हुआ मेरा ग्रेजुएशन वाला, जो मैं आपको बता रहा था कि जिस दौरान मुझे ये भाई साहब मिले। अब उसी भाई साहब ने मुझे लिखने के लिए मोटिवेट किया। अच्छा। कि तू अच्छा लिखता है, तू लिखता रहे। तो मैं लिखता था, काफ़ी लिखता था। फिर उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम में तू जाके तेरा राइटिंग स्किल है, डायरेक्शन है, ये सब कुछ चीज़ें तू फिल्मों में भी तू कर सकता है। तो अगर इंटरेस्ट है तो तू इस मीडियम को भी तू एक्सप्लोर कर। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सिनेमा देखना शुरू किया। मुझे लगा कि हाँ यार, सिनेमा बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, लिटरेचर से भी ज़्यादा पहुँचेगा। तो सिनेमा से बस वो जुड़ाव हो गया, सिनेमा से वो लगाव हो गया, जो लगाव पहले था नहीं। बट सिनेमा से लगाव भी जो हुआ ना, वो स्टोरी टेलिंग के लिए हुआ। उसकी एबिलिटी टू रीच टू दी वाइडर ऑडियंस थ्रू दी मीडियम ऑफ स्टोरीज। तो उससे लगाव हो गया, उतने में ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया। अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, एक काइंड ऑफ एम्बिशियस मैं पहले से था। एम्बिशियस इस सेंस में था कि यार मुझे जितना हो सके उतना आगे बढ़ना है ना। जितना दूर जा सकूं उतना मुझे दूर जाना है, जितना ऊपर जा सकूं मुझे उतना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रोग्रेस करने का वो मन था। ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, मास्टर्स के लिए FTII का मन किया कि FTII में जाके एडमिशन लूँ। तो वो भी एक खतरनाक जर्नी थी कि ऐसे ही जनरल डिब्बे में चढ़ के पुणे पहुँच गया, FTII घुमा रहा, और समझ में आया कि यार यहाँ घुसना बहुत मुश्किल है और फिनेंशियली भी इतना लोड है कि जो कैपेबल नहीं हूँ मैं इसके लिए, मेरा फैमिली वो नहीं कर पाएगा। और इतना ज़्यादा अवेयरनेस कि बैंक लोन ये सब कुछ था नहीं। तो
ये FTII को छोड़ दिया तो अब क्या करूं? तो 2-3 ऑप्शन आए कि IIMC जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से जर्नलिज्म करूं और वहां से सिनेमा की तरफ जाऊं। और दूसरा ऑप्शन आया सामने, वो था बड़ौदा में द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, उसमें मास्टर्स में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लूँ। तो वो ऑप्शन मुझे ज़्यादा फिजिबल लगा कि भाई 7-8 घंटे का ही जर्नी है राजकोट से, और फीस और सब कुछ ढंग से देखा जाए तो वो अपनी कैपेसिटी में था। तो मैंने मास्टर्स में फिर जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया। जर्नलिज्म में एडमिशन लेने का कुछ और कारण, मतलब हम जैसे देखते हैं सिनेमा तो बहुत अलग हो जाता है। FTI हर फिल्म मेकर का सपना होता है कि मैं FTI जाता, FTI से शुरुआत होती, तो वो छोड़ के फिर जर्नलिज्म में एंटर करना, फिर मतलब उसके बाद भी कैसे आपको पता था कि ये पाथ होगा या इस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं? हाँ, वो मुझे ये पता था कि FTII में जाऊंगा तो मैं सीधा सिनेमा के क्राफ्ट को सीख लूंगा जी, और अगर मैं जर्नलिज्म के रूट से सिनेमा तक पहुंचा तो मेरी समझ, जो प्राइमरी समझ जो है ना, वो हो जाएगी एक सिनेमा एज अ मीडियम की मेरी समझ हो जाएगी, और क्राफ्ट मुझे सीखने के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो ये पता था मुझे, बट मैंने कहा कि चलो सीधा क्राफ्ट नहीं सीखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं, हम एज अ मीडियम तो सिनेमा को सीख ले, फिर क्राफ्ट भी सीख लेंगे धीरे धीरे। तो उस ढंग से मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, और मास्टर्स में भी जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PR, इन सब जो ये स्ट्रीम है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा काम था वर्ल्ड सिनेमा देखना, अपने हॉस्टल के रूम में पड़े पड़े, और विजुअल कम्युनिकेशन की कोई भी क्लास है तो मैं पहुंच जाता था और मैं अच्छे से पढ़ाई करता था। बाकी के टाइम में फिल्में देखना, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्पिरिचुअल जर्नी अननोइंगली शुरू हो गई थी ओशो से, ओशो को मिलने से, ओशो को सुनने से। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, एक साइड वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर हो रहा है, एक साइड दोस्तों के साथ जीना हो रहा है, और इस तरह से मास्टर्स हुआ मेरा। और जैसे कि फिल्मों की बात हो रही है, आपके नाम के साथ कभी भी हम देखते हैं फिल्म मेकर जुड़ा होता है, तो उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दीजिए दर्शकों को कि फिल्म मेकर कैसे हैं आप, और किन तरह की चीजें फिल्मों के दुनिया में आपने की है। हाँ, मुझे खुद को पसंद है कि अगर मुझे कोई याद रखे तो एज अ फिल्म मेकर याद रखे। अब मेरा उतना कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं फिल्म मेकिंग में, बट हाँ, मैंने कुछ जो किया है उसमें अगेन उस चीज को यहाँ से जोड़ता हूँ कि मास्टर्स खत्म होने के बाद मुझे ये था कि भाई मैं कुछ थोड़ा पहले अपने आप को स्टेबल कर लूँ, फिर मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की साइड जाऊंगा। तो पहला मैंने कॉर्पोरेट जॉब लिया, वो था रेडियो मिर्ची में। आई वॉज अ कॉपी राइटर इन रेडियो मिर्ची राजकोट। मैंने छोड़ दिया, बड़ौदा छोड़ दिया। उससे पहले सहारा समय न्यू दिल्ली नोएडा में जो है, वहां जाके मैंने इंटर्नशिप किया, वहां से भी ऑफर था। मिर्ची ज्वाइन किया मैंने कॉर्पोरेट, तो फिनेंशियल स्टेटस कुछ फैमिली का सुधार लो ऐसा वाला। बट बस कुछ ही महीने रहा मैं रेडियो मिर्ची में, और वो कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर था ना, वो एक ये स्टोरी टेलर को भाता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो वहाँ एक घुटन सी होती थी कि यार ये नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं इसके लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। तो वो मिर्ची छोड़ दिया। अब मिर्ची छोड़ दिया ना तो एक वैक्यूम आ गया कि अब करूँ तो करूँ, क्या करूँ। फिल्में बनानी है तो उसके लिए क्या एंट्री पॉइंट हो। मुझे तो क्राफ्ट आता नहीं है, मैं तो मीडियम को ही समझता हूँ। मुझे तो सिर्फ राइटिंग आता है, स्क्रीन प्ले लिखना मैंने अपने आप से सीख लिया था किताबें पढ़ पढ़ के। तो वो सब चीज़ें थी मेरे पास, बट ऐसा एज सच मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। और ये वैक्यूम जो आया, उस वैक्यूम के दौरान मैंने जाके विपස්සना की तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा लाइफ में क्लैरिटी आना शुरू हो गई। वो जो एम्बिशन थी, जो एक एम्बिशन, उस ढंग का जो एम्बिशन था ना कि भाई कुछ भी करके, उससे मैं काफ़ी शांत हो गया विपස්සना करने से। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी उसी दौरान मिली एकेडमिक्स में जाने के लिए, और एकेडमिक्स में भी जाके मुझे पढ़ाना था उनको सिनेमा। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो यार ये सिनेमा तो करेंगे। उससे पहले
उस मीडियम को सिखाने का मौका मिल रहा है, और ये सिखाना सीखने का ही तो सिनोनिम है मेरे लिए। तो मैंने सिनेमा पढ़ाना वहाँ पे शुरू कर दिया, तो ये एकेडमिक साइड है वो मेरे साथ जुड़ गई। और वहाँ पे भी था तो बच्चों को शॉर्ट फिल्म बनवाना, उनसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रोडक्शन करवाना, ये सब चीज़ें मैं करता रहा। और साइड बाय साइड में अपना भी एक जिसे बोले ना कि एक अपना भी वजूद बने वैसे प्रोडक्शन करना मैंने शुरू कर दिया। बट उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी था कि मैंने एड फिल्म्स की, क्योंकि मैं कॉपीराइटर था रेडियो मिर्ची में, तो मुझे राइटिंग आता था, कमर्शियल राइटिंग मुझे आता था, है ना, अपार्ट फ्रॉम द क्रिएटिव राइटिंग। तो एक साइड वो चल रहा था, डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, ये सब कुछ चल रहा था। और साथ में ही लोगों से मिलना शुरू था, फिल्में लिखना शुरू था कि मुझे अगर प्रोड्यूसर मिले तो मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो इसके बाद फिल्मों की बातें हो गई। अब बहुत फॉर्मल बातें करने से अच्छा हम थोड़ा इनफॉर्मल हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं ऐसे बैठा हूँ तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये शाम जो हो रही है जी, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे वाह मतलब बड़ा अच्छा माहौल है, ये ठंडी ठंडी हवाएं, बिल्कुल, और ये तालाब के किनारे हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये शाम मस्तानी। एक चीज मैं मेरे दिमाग में अभी तक हिट कर रहा था, वो चीज की स्पिरिचुअल जर्नी की आपने बात की। उससे पहले आप बहुत अव्यवस्थित थे जी, मे भी आप भी आज भी होंगे। तो स्पिरिचुअल जर्नी के बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जी। एक फिल्म मेकर जिसको FTI जाना था और एक सही पाथ में वो बढ़ रहा था, फिल्म मेकर के जीवन में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। उसके बाद एकेडमिक्स में भी फिल्में शुरू हो गई, फिल्मों की दुनिया उसमें आपने बना ली। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी के बाद ही ऐसा हुआ या किस तरह की चीजें हैं? पता नहीं, ये 2-3 चीजें है ना पैरेलल मेरी लाइफ में चली है। एक क्रिएटिव साइड चली है, एकेडमिक साइड चली है, स्पिरिचुअल साइड चली है, और तीनों एक साथ ही जर्नी करते रहे, है ना, तीनों साइड से जर्नी होती रही है। तो जैसे मैंने बताया ना कि वो एक दौर था जिस दौर में जब मैं राजकोट में रह के ये सब प्रोडक्शन करता था, एकेडमिक्स में पढ़ाने जाता था, वो सब कुछ था। उसके साथ साथ जब भी मौका मिला, 2 दिन 4 दिन का भी मौका मिला ना, तो दोस्त भी ऐसे थे लोग, है ना, या अकेले भी, तो मैं चला जाता था। हमारे वहाँ माधवपुर में एक ओशो आश्रम है, वहाँ चला जाता था। 2 दिन 4 दिन जितना मौका मिले उतना दिन वहाँ पे रहता था। तो और विपස්සना भी चल रही थी। विपස්සना एक के बाद दूसरी हुई, दूसरी के बाद तीसरी हुई, तीसरी के बाद चौथी हुई। तो विपස්සना 4 बार विपස්සना आपने किया है? जी, मैंने 4 ओशो के सन्यासी भी हैं आप? ओशो का सन्यासी भी हूँ मैं। ओशो के जो सन्यासी होते हैं उनको नाम दिया जाता है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है स्वामी अंतर आकाश। अंतर आकाश जी। आकाश तो समझ आ रहा है, अंतर क्या डिफरेंस वाला अंतर है? अंतर, हाँ, अंदर वाला। अंतर आकाश, यस। वाह जी, ये बड़ा अद्भुत है। मतलब एक अंतर आकाश लेके विकास होना जी। इसके अलावा आप किस तरह की चीजें इन दिनों कर रहे हैं? अभी आप पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों को फिल्में सिखा रहे हैं जी। और फिल्में बनवा भी रहे हैं जी। और कुछ बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही होंगी जो हमको नहीं पता है जी। तो किस तरह की चीजें हम देखने वाले हैं आगे? हाँ, जैसे वो जो दौर था ना, उस दौर में भी उस फिल्म को काफी सारे मोर देन 10 अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल इंटरनेशनल। एक फिल्म आई थी रोल नंबर 56, इट्स इन गुजराती, उसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा था। अच्छा। फिर उसी दौरान या 6 महीने 1 साल इधर उधर, उसी दौरान एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी, जो उस शॉर्ट फिल्म को भी अगेन 14 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिले। वो शॉर्ट फिल्म थी, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे थी। अच्छा। तो वो शॉर्ट फिल्म भी काफी वो उसने एक स्टैंड बनाया। उसके बाद भी 2 फिल्में लिखने का मौका मिला। और उसके बाद मैं, ये कोविड का पीक टाइम था, उस टाइम पे मैं थोड़ा वो थक गया कि यार मैं कितने लोगों को मिला हूँ, 30-40 लोगों को प्रोड्यूसर बनाने के लिए मिला हूँ कि आप लोग पैसे डालिए, है ना। तो अब वहाँ दिक्कत क्या होती थी कि वो मीटिंग में अच्छा सब कुछ, उनको स्टोरी आइडिया सब कुछ अच्छा पसंद आता था, सब कुछ होता था, बट द मोमेंट दे यूज टू आस्क मी कि व्हाट विल बी दी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और थोड़ा एक नेचर, ये स्पिरिचुअल जर्नी का प्रभाव बोलिए या ऐसा डिफॉल्ट स्वभाव है कि झूठ बोला नहीं जा सकता।
तो मैं उनको बोलता था कि मैं आपसे 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं लिमिट में रह के एक हम रीजनल सिनेमा कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 5 लाख तो रिटर्न हो जाएंगे। तो वो हंस के बोलते थे तो मुझे 20 लाख का घाटा होगा। तो मैंने कहा कि हाँ, ये कागज पे तो यही दिख रहा है, बट वो 20 लाख का घाटा न हो उसके लिए एवेन्यूज ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे कि वो घाटा न हो। बट अभी के लिए तो ऐसा है कि भाई 5 लाख रिटर्न हो सकते, 20 लाख डूब जाएंगे। तो उनको मेरी ऑनेस्टी पसंद आ जाती थी कि भाई ये बंदा है वो ऑनेस्ट है। बट लोगों को ऑनेस्टी नहीं चाहिए, है ना। लोगों को क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए, है ना। और हम गुजरातियों के साथ तो मुनाफा तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। बिल्कुल 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 जी। तो छत्तीसगढ़ आके कैसा लग रहा है? गुजरात से छत्तीसगढ़ आना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कुछ ऐसा बंदा हूँ कि जिसमें मुझे है ना नेचर बड़ा पसंद है ना। वो कल्चर बड़ा पसंद है, नेचर बड़ा पसंद है, शांति चाहिए। ये जो मैं वो सिनेमा वाली बात कर रहा था ना, उसमें जैसे मैंने वहाँ दिल्ली वाला ऑफर नहीं लिया, फिर मुंबई जाके मैंने क्राफ्ट नहीं सीखा या फिल्म मेकिंग की साइड नहीं गया, और मैंने रीजनल सिनेमा में ही कुछ करने के लिए कुछ कोशिशें की, कुछ कर सका, कुछ न कर सका। बट उसके पीछे रीज़न ही यही था कि दिल्ली नहीं जाना है, मुंबई नहीं जाना है, ऐसे मेट्रो में नहीं जाना है। मैं अहमदाबाद कुछ काम से जाना होता था ना, तो भी मैं भागता था कि यार जल्दी से काम निपटो और जल्दी से भाग के चला जाओ। अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि राजकोट भी इतना बड़ा हो गया है, राजकोट भी इतना डेवलप हो गया है। मेरे लिए डेवलपमेंट की हालांकि डेफिनेशन बहुत अलग है। मैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को मैं डेवलपमेंट नहीं मानता। तो पर वो भी बड़ा ही ट्रैफिक और ये सब कुछ, और यहाँ आके बड़ा सुकून लगता है। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। मैं ये एक कॉम्प्लीमेंट मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के हर एक लोगों के लिए, बिलासपुर के लोगों के लिए, कि मैं 15 महीनों से यहाँ पे हूँ बिलासपुर में जी। मुझे सिंगल एक बार भी ऐसा महसूस किसी ने नहीं करवाया कि यू आर एन आउटसाइडर। अच्छा, एक बार भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, प्यारी बात हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। दिस इज लाइक कि यहाँ के लोग सब लोगों के लिए वेलकमिंग है। तो आपने छत्तीसगढ़ी में कुछ सीखा? हाँ, छत्तीसगढ़ी मैं अब समझ तो काफी लेता हूँ। आ जाता है। हाँ, समझ में आ जाता है। बोलना उतना मुझे नहीं आता है, बट मैं पहले क्या था कि मैं ऐसे ही किसी रूरल एरिया में चला गया, कहीं पे भी घूमने चला गया, तो ऐसा होता था कि जो बड़े बूढ़े लोग हो, वो लोग कुछ उनसे इंटरेक्शन हो ना, तो वो छत्तीसगढ़ी में ही बोले। हाँ। और शुरू का टाइम था तो मैं समझ नहीं पाता था। अब वो आराम से छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, मैं पूरा समझ जाऊंगा, है ना। वो ठेठ छत्तीसगढ़ी भी आने लगी। आप कहीं कहीं अपने आप को, जब बातें आती तो आप अपने आप को छत्तीसगढ़िया भी बोल देते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है किसी गुजराती के लिए। गुजरात से आकर छत्तीसगढ़ में, जिसे सिर्फ 15 महीने रहते हुए हैं, वो अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोल देता है। बिल्कुल। मैं ये चीज मानता हूँ कि जिस जगह पे आप गए हो ना, उस जगह के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए मैं कुछ भी कर सकूँ तो मुझे करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर जिंदगी ने मौका दिया ना, कुछ काम भी हो रहा है, तो मुझे अब छत्तीसगढ़ी फिल्म बनानी है। अरे वाह। तो हम आशा करते हैं कि आप जल्द ही छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बेहतरीन करें। बिल्कुल। इसके अलावा आप हर हफ्ते घूमने निकल जाते हैं। हाँ। वीकेंड में सैटरडे संडे जो आपका ऑफ मिलता होगा, उस पे आप एक्सप्लोर करते हैं जी। और एक्सप्लोर करने के साथ ही आप अपने गाड़ी में निकल जाते हैं जी। कभी सोचते नहीं कि मैं कार से जाऊं, बस से जाऊं या किसी और साधन से जाऊं? तो ये मोटिवेशन कहाँ से आप लाते हैं? और आप बता रहे थे इंटरव्यू के पहले कि आप बहुत दूर, लंबी दूरी तय की है अपनी गाड़ी के साथ। जी। ये थोड़ा बताइए। वो आपके दर्शकों को मुझे पहली बार मिल रहे हैं, उनको नहीं पता। तो मुझे फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो मेरा जो एक्टिवा है उसमें 2 साइड में टायर लगे हुए हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये गाड़ी तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए बनी है, बट मेरे लिए वो नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि गाड़ी से ज्यादा चलाने वाले में वो होना चाहिए, है ना, जज्बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं निकल जाता हूँ। मैं 300 किलोमीटर इस एक्टिवा से निकलना हो, साइड 2 टायर वाली एक्टिवा से, तो मैं 1 मिनट सोचता नहीं हूँ।
इतना सोच लेता हूँ कि बस छुट्टी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो निकल पड़ो, है ना। तो ये गाड़ी से घूमते रहना, और मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में ये भी बहुत अच्छा लगता है कि वी आर इन द सेंटर ऑफ इंडिया, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ से तकरीबन सब कुछ पास पास है। तो मेरा तो बहुत लंबा लिस्ट है कि यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, सब जगह घूम लेना है। और अभी तो चलिए थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, एक सिक्योर जॉब आ गया है जी। इसके साथ में घूमना, फिल्में बनाना, सारी चीजों को जिंदा रखने का काम कैसे करते हैं आप? डेली फिल्में भी देखते हैं, हर दिन फिल्में देखना, इतने बिजी शेड्यूल के बाद ये कैसे संभव होता है सारी चीजें एक साथ लाने में? यार वो कहते हैं ना ऐश्वर्या भैया कि जो बहुत बिजी होते हैं ना उनके पास टाइम होता है, जो एकदम फ्री होते हैं ना उनके पास फिर टाइम ही नहीं होता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हो ही जाता है, जो करना है वो हो ही जाता है। तो मिल जाता है टाइम, सबके लिए मिल जाता है, सब कुछ कर सकते हैं। कहीं कोई मलाल है कि जीवन में ये नहीं कर पाया या ये कर लेना था? हाँ, कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं ऐसा नहीं है ना कि ऊपर वाले ने जो स्कीम बनाई थी कि इसको स्टोरी टेलर बनाना है, फिल्म मेकर बनाना है, नोवेलिस्ट बनाना है, मैं वो न बन के मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक्स में हूँ। तो कभी वो ऐसा दिमाग में आता है, तो पर साथ में मैं ही खुद अपने आप को कंसोलेशन दे देता हूँ कि भाई तू बनता फिल्म मेकर तो शायद एक ही तू बनता। तो अब ये तुझ पे है निर्भर, ये तुझ पे करता है कि क्या तू 100 फिल्म मेकर्स क्रिएट कर सकता है, ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट क्या तू 100 फिल्म मेकर्स को इंस्पायर कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। तो आज मैं जैसे जैसे वो फिनेंशियली थोड़ा सा सिचुएशन आ रहा हूँ ना, तो मुझे कोई बच्चा आके बोलता है ना कि सर मुझे फिल्म बनानी है, तो मैं उसको तुरंत बोल देता हूँ कि कितना लगेगा, 10-15 हज़ार चाहिए, तू ले जा मेरे पास, तू फिल्म बना, है ना। तो ये, और ये भी मैं मानता हूँ कि जैसे क्वालिटी इज सेकेंड स्टेप, क्वांटिटी कम्स फर्स्ट। तो मैं 5, 10, 15 बकवास फिल्में बनाऊंगा भाई, फिर 16वीं फिल्म मेरी ऐसी होगी कि हाँ यार ये कुछ ढंग की फिल्म है ना। तो आप एज अ फिल्म मेकर 5-10 बकवास फिल्म भी बनाओ ना, क्या दिक्कत है? फिर 11वीं बना लेना अच्छी वाली, तब तो सीख लेना इस क्राफ्ट को, इस कम्युनिकेशन को, है ना। इसके अलावा जैसे कि आपने फिजिकल डिसेबिलिटी की बात की जी, हमको कभी ऐसे फील नहीं होता कि ऐसा कुछ है? मैं अभी जहाँ पे हम ये शूट कर रहे हैं वो काफ़ी ऊपर है और स्टेयर्स भी मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हमें कभी फील नहीं हुआ। और ऐसा हो जाता है कि लोग अपनी कमियां देखते हैं, चीज़ों को उस तरह से लेते हैं। आप मतलब जिंदा दिली कैसे बनाए रखे हैं और इतना मोटिवेशन, मतलब हम आपसे मोटिवेट हो जाते हैं कि वाह क्या मतलब इंसान है। एक है ना, एक टर्म है, मैं उस टर्म को भूल रहा हूँ अभी, कि जिनको आज डिसेबिलिटी नहीं है ना, वो लोग पोटेंशियल तो उनमें भी है कि वो कल डिसेबल हो जाएंगे जी। और बुढ़ापा सबको डिसेबिलिटी काइंड ऑफ दे ही देता है ना। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हादसा हो गया, तो इट इज नॉट गारंटीड कि भाई कल भी आप एबल रहोगे, फिजिकली एबल रहोगे। तो डिसेबिलिटी क्या है कि वो फिजिकल स्तर पे आती है तो चलो होने दो, है ना, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ मेरे लिए, मेरे दिमाग में, मेरे पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो मुझे कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद भी नहीं होता कि कुछ डिसेबिलिटी मेरे में है, और सामने लोग भी ऐसे हैं प्यारे कि वो मुझे याद भी नहीं दिलाते और मैं याद करता भी नहीं हूँ। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आई कैन डू एवरीथिंग। खाने के शौकीन है आप? हाँ बिल्कुल, खाना बहुत पसंद है। हाँ। छत्तीसगढ़ में क्या क्या आपने ट्राई किया? छत्तीसगढ़ में ये जो गढ़ कलेवा है ना अपना, वो बिलासपुर का गढ़ कलेवा में सब कुछ ट्राई कर लिया जाके। तो फिर लोग बोले कि यहाँ से अच्छा तो रायपुर में। हाँ, तो रायपुर वाला बहुत अच्छा है, तो रायपुर में भी जाके खा लिया। क्या सबसे अच्छी डिश क्या लगी आपको? मुझे जो यहाँ का जो राइस है ना, वो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये तो है भी धान का कटोरा। बिल्कुल धान का कटोरा है। आपको फील हुआ, मतलब लोगों को लगता है दूर से कि छत्तीसगढ़ का जब बात होती है, नक्सल है, सारी चीजें हैं, आपको फील हुआ क्या कभी कि छत्तीसगढ़ जाऊंगा, ट्रेन से उतरते ही लोग खड़े रहेंगे यहाँ पे, इस तरह की चीजें? ये है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, दोस्तों को बताता हूँ कि यार ये जो इम्प्रेशन चला गया है ना छत्तीसगढ़ का, कि छत्तीसगढ़ यार अरे नक्सलवाद, अरे वहां तो बस गोलियां चलती होगी।
वो है ना, वो छत्तीसगढ़ नहीं है। अपना छत्तीसगढ़ जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, वो बहुत प्यारा है। और इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मेरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को बताए कि भाई छत्तीसगढ़ इज इक्वल टू नक्सलवाद नहीं है। यहाँ नक्सल नहीं है। ये बहुत ही सेफ है, बहुत ही प्यारी जगह है। और अगर आप नेचर को प्यार करते हो ना, तो स्वर्ग है ये। आप बस्तर भी घूम चुके हैं। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के ऐसे बहुत से लोग हैं जो बस्तर जाने से डरते हैं। आप गुजरात से आके बस्तर भी चले गए और पूरी फैमिली के साथ चले गए। बिल्कुल। अब बिना किसी प्लानिंग के। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार। बस्तर तो जान है अपनी यार, छत्तीसगढ़ की। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के लोग है, वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ की जो प्रकृति है यार, अमेजिंग। मेन पार्ट भी होकर आ गए आप। अंबिकापुर का पूरा रूट आपने कवर किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश अमरकंटक भी आप चले गए। आसपास की सारी जगह आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अमरकंटक तो मैं एक्टिवा लेके 4 बार गया हूँ। अरे उस उबड़ खाबड़ रोड में आप एक्टिवा लेके अमरकंटक चले गए? बिल्कुल, ऊपर चढ़ाई पे। ये मतलब गजब का मोटिवेशन है ट्रेवलर्स के लिए जी। आगे का क्या प्लान है आपका छत्तीसगढ़ में? आपने क्या क्या सोचा? सिनेमा के अलावा कुछ नेचर में घूमने का मजा है? हाँ, या बहुत किस तरह की चीजें? बहुत घूमना है, छत्तीसगढ़ी सीखना है ना। छत्तीसगढ़ी सीखना है। टेम्पररी फर्स्ट लिस्ट वाला है कि छत्तीसगढ़ी मस्त बोलना अपने को आना चाहिए ना। बस एक्सप्लोर करना है लाइफ को, छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर करना है, यहाँ के लोगों को मिलते रहना है, फिल्म बनानी है ना। बिल्कुल, जीना है मजे से। बिल्कुल जीना तो है ही, और बहुत बेहतरीन तरीके से जीना है। इसके अलावा अब शाम भी मस्तानी हो गई है और सूरज भी ढल रहा है और गाड़ियाँ भी बढ़ गई है, और इस शांति के बीच में हम बहुत खूबसूरत अनुभव कर रहे हैं। तो दर्शकों के लिए कुछ अंतिम संदेश, जोगी टेल्स के लिए कुछ अंतिम संदेश आप दे दीजिए, तो हमारा भी दिन बन जाए। जोगी टेल्स, ऐश्वर्या शर्मा, इनको मिलके मुझे बड़ा मजा आता है। इनमें जो वो जज्बा है ना कि मुझे अगेन वही लाइफ को एक्सप्लोर करना, लोगों को मिलते रहना, कल्चर एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करते रहना, ये बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जोगी टेल्स पे है ना बहुत सारे लोग आते रहे, अपनी जुबान कहते रहे। कोई जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी आए, है ना, मेरे जैसे कॉमन मैन आए। आप भी सेलिब्रिटी हैं। अरे तो लोगों से मिलते रहे, लाइफ को एक्सप्लोर करते रहे, और लाइफ को जितना एक्सप्लोर करते रहे उतना ही लाइफ एनरिच होती रहे, और आप सब लोगों को मिलते रहेंगे। जी, बहुत शानदार अनुभव रहा हमारा, और खासकर इस जगह की बात है, जो ये जगह बहुत शानदार रहा। इस जगह पे इंटरव्यू करना, मतलब जिस तरह से ये जो हौच पौच था हमारा कि जिस शॉर्ट नोटिस पे आप ने हाँ किया, और आप इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी, अब बिजी शेड्यूल तो नहीं कहूंगा क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है कि व्यस्त व्यक्ति का ही शेड्यूल सही रहता है। तो इस तरह की चीजें हुई और ये लोकेशन मिलना, सारी चीजें तय थी। स्कीम ऑफ दी ऑलमाइटी। एक और चीज मुझे याद आ रहा है, पूछ लेना चाहिए। जी जी जी, पूछ लीजिए। अब मौका है, महफिल है, दस्तूर है, तो कुछ पूछ ही लेना चाहिए। बिल्कुल। यूनिवर्स की चीजों पे कितना बिलीव करते हैं? मैनिफेस्टेशन और सारी चीजें, स्पिरिचुअल व्यक्ति से ये मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ, तो इन सब चीजों पे आपका क्या थॉट है? नहीं यार, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल होता ही होता है, बट वो मैनिफेस्टेशन करने वाला जो इंसान है उसकी पात्रता मुझे ज्यादा वो लगती है कि वो पात्रता पे ज्यादा निर्भर करता है कि मैनिफेस्ट कर लो आप, है ना, मैनिफेस्टेशन हो जाए, क्या उसके लिए आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो यूनिवर्स तो एवर रेडी। वो तो करने के लिए तैयार ही, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ना। तो होता है जी। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत व्यक्ति और व्यक्तित्वों के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए, कविता पढ़ते रहिए, दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल है, चीजें इस तरह से चल रही है, और ये भी एक अद्भुत अनुभव रहता है कि देखना, इस तरह की चीजें करना। तो मजेदार था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ इज ब्यूटीफुल। हम भी खूबसूरत हैं, ये समा भी खूबसूरत है, ये प्रकृति खूबसूरत है। बिल्कुल। तो चलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। गुजराती में धन्यवाद कहिए। धन्यवाद गुजराती, धन्यवाद ही बोलते हैं। हाँ, तो गुजराती में कुछ कहिए दर्शकों को। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।
તમને મળીને ખૂબ મજા આવી. मेरे लिए इस चैनल के लिए 2 शब्द गुजराती में कहिए. ગુજરાતીમાં કહેંગે ઐશ્વર્ય ભૈયા બહુ મસ્ત કામ કરી રહ્યા છે અને હું ઈચ્છું છું કે મસ્ત આવી જ રીતે કામ કરતા રહે, મસ્ત જીવતા રહે. धन्यवाद. जो भी था बहुत बढ़िया था, मुझे समझ आया कुछ और अच्छा ही कहा होगा इन्होंने. तो फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. बहुत मजा आया. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.